हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक है, शुरू करें क्लास। जी। यस सर। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे। आपको पता है हम लोग क्या बात कर रहे थे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल प्रोटेक्शन रही थी। एक्ट। उसमें हम लोगों ने सेंट्रल कमीशन और स्टेट कमीशन के बारे में थोड़ा देखा था। अब जो है कंप्लेन टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंप्लेन टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द मैनर ऑफ मेकिंग कंप्लेंट ऑफ कस्टमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इनके नाम क्या है? CDRC। तो यहाँ पे RC जो है वो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या तो तीनों तरह के यहाँ पर स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात। ठीक है। मैनर ऑफ मेकिंग कंप्लेंट, तो बात एक आती है कि कैसे कंप्लेंट करी जाए, कैसे कंप्लेंट करी जाए। तो इसमें दोनों तरह की बातें हैं, या तो आपकी सर्विसेज रिलेटेड होगी या गुड्स सोल्ड से रिलेटेड होगी। तो मैटर ऑफ कंप्लेंट क्या है? मे बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्री टू सोल्ड। देखो इसमें भी है, कोई सामान अभी बेचा नहीं है लेकिन अभी बेचने के लिए एग्री किया है या डिलीवर्ड कर दिया है, और कोई सर्विस के बारे में, इन सब के बारे में कोई भी मामला हो तो वो उनकी मामला कंप्लेंट देखी जा सकती है। एलिजिबल कंप्लेंट, एलिजिबल कंप्लेंट में क्या बोलता है? तो वो बातें तो वही हैं, जैसे गुड्स सोल्ड हो गई, डिलीवर्ड हो गई, या सोल्ड करने के लिए एग्रीड है, या किसी सर्विसेज के बारे में बात है, तो ये सब कुछ हो। हु एलिजेस अनफेयर, तो अब इसमें क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में आपने आरोप लगाया होना चाहिए। ठीक है। तो वो कंज्यूमर है जिसने ये बातें सोची हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है। उसके बाद एनी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ, कोई एसोसिएशन होती है ना, कंज्यूमर एसोसिएशन, वो भी कंप्लेन कर सकती हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कमीशन में जाके शिकायतें कर सकते हैं। ठीक है। तो ऊपर तो आया भैया एक सिंपल कंज्यूमर के बारे में आता ही। अब दूसरे में कोई वो नहीं है, कंज्यूमर नहीं है लेकिन कंज्यूमरों की कोई एसोसिएशन है, वो भी कर सकती है। तीसरा, एक से ज्यादा कंज्यूमर अगर हैं, बहुत सारे कंज्यूमर, मान लिया 200 लोगों ने कोई सामान खरीदा और सामान डिफेक्टिव निकला है, इनके बिहाफ में अकेला या एक से ज्यादा बंदा भी कंप्लेंट लगा सकता है। तो जैसा मैंने बोला, सेंट्रल और सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट वाले भी क्या कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर भी कंप्लेंट कर सकते हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव। इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन भी उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो इतने तरह के लोग क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। एलिजिबल कंप्लेनेंट कौन है, कौन लोग शिकायतें कर सकते हैं? तो इसमें अक्सर यहाँ पर फंस जाते हैं, बी और सी वाले में फंस जाते हैं आप, कभी कभी डी भी नहीं पता होता आप। ठीक है। जैसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन बोला, तो होता है उसमें कई सारी ऐसी एसोसिएशंस होती हैं, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, जो कस्टमर सर्विसेज के लिए काम करती है, तो वो लोग भी किसी के लिए भी शिकायत कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, फर्दर द CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सक्लूड्स persons who buy goods और अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पज। तो ये हमने पहले भी देखा था कि रीसेल के लिए कोई चीज ली गई है या कमर्शियल पर्पज के लिए ली गई है, या कोई फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ चार्ज आपने कोई सर्विस अवेल की है, तो इनके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। अ पर्सन हु एक्ट्स एज श्योरिटी,
for another person who has availed loan from the bank does not hire avail any service from the bank and hence is not। अब इसने एक बात बोली देखो कि एक बोरोवर है, उसके दो गारंटर हैं, 1 2। तो इस बोरोवर के बिहाफ पर कभी भी कौन, गारंटर कभी भी सर्विस वो कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गारंटर कभी भी गारंटी देने से कंज्यूमर नहीं बन जाते। कंज्यूमर कौन है? बी, जिसने लोन लिया हुआ है। ठीक है, सर गारंटर का भी तो अभी तो बैंकिंग इंडस्ट्री में है, गारंटर का भी तो सेम ये है ना सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोन देने की है, लेकिन लोन चुकाने देने की। में कोई शिकायत हुई तो उस शिकायत के लिए बोल रहा है, उस शिकायत के लिए कंप्लेंट में नॉट बी इंटरटेनमेंट बाय CDRC। अच्छा। ये कह रहा है कंप्लेंट कंज्यूमर डिस्प्यूट में नहीं कर सकते। वो बैंकों को कंप्लेंट कर सकता है किसी तरह की, ये इन्होंने धोखाधड़ी से मेरे से साइन करा लिए, कुछ भी, लेकिन यहां नहीं जा सकता वो। ठीक है। और अब यहाँ पे किसी पर्सन ने केक खरीदा, ठीक है, अपने फ्रेंड को दे दिया। अब गेस्ट एट द पार्टी हु कंज्यूम ए पीस ऑफ केक फाइंड ए नेल, एक उसमें कील निकल आई। ठीक है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि ऐसा होने पर क्या, गैस इज कंसिडर्ड टू बी कंज्यूमर, क्योंकि उसने क्या किया, उस चीज को कंज्यूम किया, भले ही उसने उसके पैसे दिए या नहीं दिए। ठीक है। और इसमें एक और लॉजिक दिया है कि भाई ये सबको पता है केक खरीदा है, तो लोग उसको, खाने वाले लोग ज्यादा, एक से ज्यादा दूसरे लोग हो सकते हैं। ठीक है। एक ने सिलाई मशीन खरीदी, हाउसवाइफ ने। ठीक है। और क्लॉथ ऑन ऑर्डर फॉर वेरियस पर्सन अर्निंग सम इनकम टू मीट। अब देखो, यहाँ पर वो अर्निंग कर रही है लेकिन अपने घर के खर्चे चलाने के लिए कर रही है। ठीक है। तो इसमें हाउस वाइफ को एक कंज्यूमर की तरह कंसीडर्ड, बोलो, किया जाएगा। ठीक है। और एवरी कंप्लेंट शैल बी accompanied a fees notified by the central government in this regard. No fees is prescribed of value of goods। अगर 5 लाख तक का मामला है तो उसके लिए कितनी फीस देनी है? कोई फीस नहीं 0। देनी है। नहीं। The prescribed fees to be paid by the complainant to the commission in the form of क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट देते हैं वहां पर, नेशनलाइज बैंक वाला। ठीक है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर से भी दे सकते हैं या आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कल क्लास है कहाँ? बीच बीच में आप लोग माइक खोलते हैं, बात करते हैं, इतनी देर सुनेंगे तो एक एक नंबर पक्के होते जाएंगे। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, आप अकेले पढ़ लोगे? सर हमें तो देख के चिंता होती है पॉसिबल आजकल, नहीं, खुद ऐसे ही इसीलिए ही रखा कहते रह हैं, जाता है। अरे मजबूरी टेंशन आ में रहा पढ़ा रहे, लगाने को मजबूरी में समय पढ़ लो। नहीं है। आपकी JIB वालों 4 4 घंटे की क्लास हो रही है आजकल, पता है आपको? 4 घंटे कंपल्सिव हो रहा है आपके लिए। अरे कुछ तो भेजे में जाएगा, ऐसा थोड़ी कि, मैं ये भी नहीं कहता 100% जाएगा, अरे कुछ तो जाएगा। ठीक है। आप मैच्योर लोग हैं और बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो काम आएंगी, चिंता नहीं करो। और JIB हम का तो अभी 3 ही घंटा हो रहा है ना सर। क्यों, JIB के 4 घंटा नहीं हो रहा? अब अच्छा वो सॉरी, अब हाँ, 3 घंटे में ही ये हो रहा है कि अरे पढ़ाई के लिए 3 घंटे समय भी नहीं सर देखो, यहाँ बैटरी 3 घंटे में डाउन हो पढ़ने के जाती लिए है। समय नहीं मिल रहा है। देखो प्रॉब्लम ये शुरुआती है। 40 मिनट के लिए सर रिवीजन को टाइम नहीं मिल रहा है अनम्यूट सर, कर दीजिए एकदम सबको। स्किप कर जा रहे हैं, एकदम रिवीजन को देखो टाइम नहीं मिल यही कह रहे हैं कि इस समय कंसंट्रेशन रखो, सुन लो। JIB वालों सुन लो, कह रहे हैं बार बार, सुन लो। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सब ये बात आ सकती है, दिमाग को कमजोर नहीं समझो। अभी बचपन की यादें आपके दिमाग में होंगी 25 साल 30 साल पुरानी, तो 25 दिन पुरानी बात भी दिमाग में रखी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप सुनते समय कितनी मेच्योरिटी लेवल है। और वैसे भी ये टॉपिक तो मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टेड होना चाहिए आपके लिए।
आपकी बैंक में कोई कंप्लेंट करे नहीं करे, लेकिन आप तो कंप्लेंट कर दें, घर से बाजार से कोई सामान खरीद के लाए तो है, कौन सी कंप्लेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, कैसे की जाएगी, कहाँ की कौन जाएगी, कर सकते हैं? सब है इसमें। ठीक है, चलो। A complaint may not be entertained by the consumer commission when the matter is sub judice before the तो ये पहले ही बोला कि कोई मामला अगर कोर्ट में पहले से चल रहा है तो उसकी कंप्लेंट यहाँ पर नहीं सुनी जाती। सुनी ठीक है? जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कैसे प्रोसीडिंग्स होती, कैसे काम करते हैं, तो उसने बोला हुआ एक तो कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, और एटलीस्ट वन मेंबर सिटिंग टुगेदर, एटलीस्ट वन है। आमतौर पर अगर कंज्यूमर फोरम के अंदर जाएंगे तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके बगल में लगभग दो तो होते ही हैं आमतौर पर, यानी 3 मेंबर तो दिखाई देते हैं। तो इसने बोला हुआ है एटलीस्ट एक जरूर हो, एक छुट्टी में भी हो तो भी चलेगा। इफ नेसेसरी अनदर मेंबर शेल कंटिन्यू फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वाज लास्ट हर्ड बाय द प्रीवियस मेंबर। तो उसमें कहता है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि जो नया मेंबर आता है, अनदर मेंबर शेल कंटिन्यू, तो पिछले मेंबर ने जहां तक सुना था अब वो रिटायर हो गया तो दूसरा सुन सकता है उसके आगे। ठीक है, आगे कंप्लेंट की बात आती है, तो या तो जो कंप्लेंट है और रिजेक्ट द सेम, या तो वो क्या करेगा, एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अगर रिजेक्टेड करेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग शुड बी गिवन टू द, भैया हम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, आप चाहो तो कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। ठीक है, एडमिसिबिलिटी शुड बी डिसाइडेड विद इन 20, यानी जब आप कंप्लेन करते हैं 21 दिन के अंदर कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आपकी एप्लीकेशन सुनेंगे या नहीं। ठीक है, इफ नो डिसीजन इज टेकन विद इन स्पेसिफाइड पीरियड द कंप्लेंट इज डीम्ड टू हैव बीन, अगर वहां से कुछ भी नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आपकी कंप्लेंट क्या हो गई है, एडमिट हो गई है। ठीक है, कंप्लेंट को वहां पर एडमिट कर लिया गया, एडमिट का मतलब स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, रेफरेंस टू मीडिएशन, अब कई बार क्या होता है कि वो मीडिएशन का रूट भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट इन द मैटर फ्रॉम विच मीडिएशन रूट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी जिनमें एप्लीकेबल नहीं है उनको छोड़ के क्या हो सकता है, उनको मीडिएशन वाली उसमें ले जाया जा सकता है। इट appears to the district commission that exists an element of settlement which may be, तो उन्हें लगता है कि अगर इसमें कोई गुंजाइश है, एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट की मतलब कोई गुंजाइश है, किस चीज की गुंजाइश है, सेटलमेंट की। सेटलमेंट में अगर उसे सेटलमेंट की गुंजाइश लगती है तो वो क्या करेगा, इसको मीडिएशन के लिए वो कहेगा इट मे डायरेक्ट द पार्टीज टू गिव विद इन 5 days रिटन कंसेंट, तो वो 5 दिन का टाइम देगा कि भैया आप चाहो तो हमें लगता है कि इसमें मीडिएशन होना चाहिए, हम मीडिएशन के लिए भेज रहे हैं, आप चाहो तो कर लो, वी आर द पार्टीज गिव देयर कंसेंट, तो फिर वो वहां पे विद इन 5 days रेफर टू द मैटर मीडिएशन। तो मैंने आपको जब बताया था शुरू से कि ये मीडिएशन वर्ड पहले वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं था सर, ये नहीं था सर। नहीं था, ये नया आया है। ये ठीक है, सर। प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट, अब क्या हुआ कि जो कंप्लेंट का एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, तो उसने बोला हुआ कि ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट और इन रेस्पेक्ट ऑफ केस ऑफ रेफर टू द मीडिएशन ऑन फेलियर सेटलमेंट बाय मेडिशन, तो एक तो उसने बोला कि नॉर्मल केस में, दूसरा बोला कि कभी कभी मीडिएशन क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो वो वाली भी सच कंप्लेंट इन मैनर एज डिटेल बिलो, इस तरह से क्या करते हैं वो कंसीडर कर लेते हैं, एडमिशन लेते हैं उसका। ठीक है, पहली वाली कौन सी टाइप की है, जो गुड्स से हैं, और दूसरी वाली किससे हैं, टेस्टिंग है ऐसी गुड्स से है नॉट रिक्वायरिंग टेस्टिंग और सर्विस। अब मतलब जैसे आपने कहा कि साहब ये कार खराब है,
तो कार खराब है कौन तय करेगा, जज या कोई और? मैकेनिक इंजीनियर करेगा। इसका मतलब आपकी कंप्लेंट को कहीं पे किसी को बुला के रेफर किया जाएगा। तो पहली वाली तो बात है कंप्लेंट रिलेटेड टू एनी गुड्स। दूसरी वाली है ऐसे गुड्स से जहां पर कोई भी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। पहली वाली क्या बोलता है, विद इन 21 डेज क्या करेंगे आप, एडमिशन करेंगे, और डायरेक्टिंग हिम टू गिव हिज वर्जन विद इन 30 डे। जो दूसरा बंदा है उसको चिट्ठी देंगे, कहेंगे कि आप 30 दिनों के अंदर अपनी बात कहें। ठीक है, उसमें उन 30 दिनों को 15 दिन क्या करा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इफ द अपोजिट पार्टी डिनाइज और डिस्प्यूट्स द एलिगेशंस और omits or fails to represent its case within the allowed time, the district commission will proceed to settle the dispute। तो कई बार क्या होता है, अपोजिट पार्टी क्या करती है, डिनाई कर देती है किस चीज को, कि भैया ये जो मेरे ऊपर आरोप हैं वो क्या है, सही नहीं है, और ओमिट्स करती है, वो फेल करती है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल प्रोसीड टू सेटल द, तो वो कार्रवाई शुरू कर देता है। इफ कंप्लेंट इज अबाउट टू डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट भी होता है कई बार कि भाई यहाँ लगेगी नहीं लगेगी, अमाउंट ज्यादा है कम है, इन तरह की बातें होती हैं, तो उसमें बोला हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट अ सैंपल ऑफ गुड्स ऑब्टेन सील्ड। कई बार क्या होता है कि कोई भी डिफेक्ट पता करने से पहले उनको एक प्रॉपर एनालिसिस या क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए क्या एक सैंपल भेजते हैं, कहां पर भेजते हैं, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में, और इट हैज टू रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग विद इन 40। तो लेबोरेटरी के लिए कितना टाइम है, 45 डेज है। ठीक है, और ग्रांट एक्सटेंडेड, वो उसको कहता नहीं भैया अभी और समय लगेगा, मान लिया उसने 20 दिन और मांग लिए तो कितने दिन होगा, 60 दिन। कंप्लेन हैज टू डिपॉजिट इन एडवांस द फी, और जो कंप्लेनेंट यानी जिसने कोर्ट में क्या कर रखी है, शिकायत कर रखी है, उससे उस टेस्टिंग का क्या लिया जाता है, फीस लिया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी रिपोर्ट इज सेंट टू द अपोजिट पार्टी अलोंग विद रिमार्क। ठीक है, तो अपोजिट पार्टी क्या करती है, आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंप्लेनेंट एंड द अपोजिट पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास, उन दोनों को मिला के टेस्ट रिपोर्ट देख के सब हो। ठीक है, अच्छा अब कोई ऐसा है, टेस्ट रिपोर्ट का जो फी लिया जाता है वो कौन पे करता है? शिकायत करता है, ये लिखा ना सर वो जो केक वाला जो केस है तो उसमें तो टेस्ट भेजते भेजते ही वो केक खराब हो जाएगा, तो इस स्थिति में वो तो डिपेंड करता है, एडमिट वो नहीं होगा। डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है कि किस चीज की टेस्टिंग करानी है। अगर उन्हें लगता है 2 दिन में खराब होने तो उनका ऑर्डर आज ही कर देते हैं, उन्हें लगता है 10 दिन तक खराब नहीं होने वाली तो उनको 2 महीने बाद कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा वहां पे कंप्लेनेंट को यानी शिकायतकर्ता को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि साहब इसे आज ही टेस्ट कराने भेजो, नहीं तो कल ये खराब हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ, इन केस टेस्टिंग के बाद यदि डिफेक्ट या जो भी कमी है वो पता चलती है, तो जो ऑर्डर इशू होता है उसमें बियर तो चार्जेस सामने वाले को, सेकंड पार्टी को करना होता बिल्कुल होगा। करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो अब ऐसा सामान जिसमें कोई टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें जो 45 डेज वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ये 45 वाला वो खत्म हो जाएगा 45 डेज वाला, खत्म हो जाएगा, वही टेस्टिंग होनी ही नहीं है। ठीक है, सिंपल क्या है, उसको नोटिस दे देंगे कितने दिनों का, भैया 30 दिनों में जवाब दो, 15 दिन उसे और दिए जा सकते हैं। ठीक है, और जब सवाल जवाब हो जाएंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है अपने आप डिसीजन ले लेगा बेस्ड ऑन द एविडेंस। ठीक है, पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, तो जो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसको सेम पावर होती हैं जैसी सिविल कोर्ट को होती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कुछ पावर होती है।
अगर मैं सिंपल बात करूं, पावर का मतलब कोर्ट कहता है ना, किसी को भी ऑर्डर करता है कि भैया क्या करो, कल प्रेजेंट होना है, तो उसी तरह की प्रेजेंट करने की पावर, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने की पावर, पेनल्टी लगाने की पावर, ये सब पावरें जैसी सिविल कोर्ट में होती हैं ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी होती हैं। ठीक है। डीम टू बी ए क्रिमिनल कोर्ट, यानी कभी कभी कंज्यूमर कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट भी मान लिया जाता है। तो इसने बोला हुआ है एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज टू बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग within the meaning of section 193 or 228 of the Indian Penal Code, and district commissions shall be deemed to be a criminal court for the purpose of section 195 and chapter of Code of Criminal Procedure। तो इसने बोला हुआ है कि दो तीन बातें इसने बोली हुई है कि ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है जैसी इंडियन पेनल कोड में होती हैं सेक्शन 193 एंड 228 में, ठीक है, तो उसी तरह को जुडिशियल प्रोसीडिंग प्रोसीड की जाती है। एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी डीम टू बी ए क्रिमिनल कोर्ट, उसको एक कौन सा कोर्ट माना जाता है, क्रिमिनल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ, अगर सेक्शन 195 है इस प्रोसीजर कोड का, अगर 195 के अकॉर्डिंग, अब इसके लिए हमें क्या है, ये 195 और 193 और 228 हमें क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। कहता है अगर इस मामले में कोई है तो उसको कैसा कोर्ट माना जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है। तो एडिशनल रीडिंग के लिए आप चाहे तो इसमें देखो एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे प्रोसीजर हैं, एक तो है इंडियन पेनल कोड, एक है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एक है सिविल प्रोसीजर कोड। तीन कोड है हमारे वहां जो इम्पोर्टेंट है। सिविल प्रोसीजर कोड यानी जो दीवानी मामले होते हैं उसमें कैसे कार्रवाई होती है। इंडियन पेनल कोड दंड संहिता कि किस किस अपराध में कितना कितना दंड है। और तीसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। ये क्या है सर? एप्लीकेबल, द कोड ऑफ बोलो। क्रिमिनल प्रोसीजर ये ऐसा है ना, इंडियन पेनल कोड में तो ये लिखा हुआ है कि किसके लिए क्या दंड है, जी जी, वो तो किस समझ रहे अपराध के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे कोर्ट में केस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी बोलते हैं। ठीक है। तो सिविल अगर केस है तो उसका जो प्रोसीजर है वो कौन से वाले से गवर्न होगा, 1908 वाले से। और अगर क्रिमिनल वाला केस है तो कैसे गवर्न होगा, यानी उसमें सिस्टम प्रोसीजर सारा लिखाता है। तो हमारे दो हैं, एक है सिविल प्रोसीजर कोड, एक है सिविल प्रोसीजर कोड और एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, बात समझ में आई? तीन बता रहे थे ना सर, द इंडियन पैनल। नहीं, इंडियन पेनल कोड प्रोसीजर नहीं है ना। तीन बता रहे थे ना सर। हाँ, जो इंडियन पेनल कोड है वो अच्छा, केवल कि किस अपराध की क्या सजा है, आईपीसी की धारा, आईपीसी। ठीक है, आईपीसी की धारा ठीक है। 302 के अंतर्गत फांसी प्रदान की जाती है, वो आई थी दंड संहिता। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर उसने बोला क्रिमिनल कोड की तरह काम करती है अगर इन सेक्शन पे मामला है तो, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड वेयर ए कंप्लेनेंट इज वन और मोर कंज्यूमर, वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, कई लोगों की एक ही समस्या है मान लिया, तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर shall apply subject to the modification that every reference thereon suit or decree shall be construed as a reference to a complaint or the order of district commission thereon। तो इसने बोला हुआ है कि जब कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो वो जो है एक केस, वो किस तरह से देखा जाता है, किस नजर से देखा जाता है, इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तरह से देखा जाता है।
ठीक है। फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर सेटिस्फाई है इन एस्पेक्ट पे, क्या बोलता है, वेयर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिस्फाई अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, क्या, गुड्स कंप्लेन अगेंस्ट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिफेक्ट्स, यानी जिसके बारे में कंप्लेंट की गई है उसमें कोई दिक्कत है। दूसरा, एनी ऑफ एलिगेशन कंटेन द कंप्लेंट अबाउट द सर्विस आर प्रूव, ये प्रूव हो जाते हैं। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर प्रोटेक्ट लायबिलिटी आर प्रूव, मतलब जो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ और ये प्रूव हो जाता है कि ये प्रोडक्ट की लायबिलिटी है। तो इसमें बोलता है इतनी बातें सेटिस्फाई होंगी तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन काम करता है। इट शैल इशू एन ऑर्डर टू द अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम टू डू वन और मोर ऑफ, अब वो इसके इन कामों के लिए बोलता है, क्या बोलता है कि भैया जो भी डिफेक्ट है उसको क्या कर दो, रिमूव करो, ठीक है। दूसरा, उस गुड्स को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तीसरा, उसके प्राइस क्या कर दो, रिटर्न कर दो, और उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह भी पेमेंट करो। जब आप उसका पैसा वापस कर रहे हो, मान लिया आपने 2 साल पहले उससे ले लिया था तो 2 साल का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, ठीक है। टू पे सच अमाउंट एज अवार्डेड एज कंपनसेशन टू द कंज्यूमर फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर बाय द कंज्यूमर, प्यूनिटिव डैमेज इन सच सर्कमस्टेंस एज डीम टू, तो अगर उस कंज्यूमर को कोई लॉस या इंजरी हुई है तो उसके कंपनसेशन का अवार्ड जारी कर सकता है। टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवार्डेड, जैसा भी वो चाहे वैसा कर सकता है, या गुड्स के डिफेक्ट को रिमूव करने का या डिफिशियंसी को रिमूव करने का वो कर सकता है। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर प्रैक्टिस कोड, जो अनफेयर प्रैक्टिस कोड चल रही है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और नॉट टू रिपीट देम, इन लोगों के लिए मतलब कि वो ऐसी सर्विसेज अब ना चले। नॉट टू ऑफर हैजार्डस और अनसेफ गुड्स और फॉर सेल, यानी ऐसी चीजें सेल ना करें। विथड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम बीइंग ऑफर्ड फॉर, अगर कुछ सामान है गलती से तो उसको अपने वहां से हटा दो। टू सीज मैन्युफैक्चर ऑफ हैजार्डेड गुड्स एंड टू डेजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग सर्विसेज विच आर हैजार्डियस इन नेचर, तो इन चीजों को क्या है, सीज कर देना, इनका प्रोडक्शन वगैरह ना हो। और टू पे सच सम एज मनी बी डिटरमाइंड बाई इट सब्जेक्ट टू मिनिमम 25% ऑफ द वैल्यू डिफेक्टिव, तो यहाँ पर वो एक ऐसा ऑर्डर टाइप का भी कर सकता है जिसमें 25% का पेमेंट पे करने को बोल पाए, ठीक है। टू सच कंज्यूमर इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट लॉस हो, तो अगर उसे लगता है तो कहता भैया 25% पेमेंट क्या करो, मिनिमम सब 25% पेमेंट उसे कर दो, किसको, उस बंदे को जिसने सामान वगैरह लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है टू सच कंज्यूमर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टू पे सच सम एज मे बी डिटरमाइंड बाई इट सब्जेक्ट टू 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड सर्विस प्रोवाइडेड टू सच कंज्यूमर, ऐसे लोगों को जिनको नुकसान हुआ है उनको 25% इफ इट इज of the opinion that loss injury has been suffered by a large number of consumers who are not identifiable, तो जो लोग पहचान में नहीं आ रहे अभी उनको छोड़ दो, लेकिन बाकी लोगों को कितना 25% वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव का वो प्रोवाइड किया जाता है। टू इश्यू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, गलत से आप दे रहे हैं तो उसका एडवर्टीजमेंट को करेक्शन कर दिए। टू प्रूव फॉर एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ द पार्टीज, तो यहाँ पर टू प्रोवाइड एडिशनल एडिक्वेट कॉस्ट, जो सामने वाली पार्टी है उसको नुकसान हुआ उसको एडिक्वेट कॉस्ट दे। टू सीज एंड डेजिस्ट फ्रॉम इशूइंग एनी मिसलीडिंग, और
उनको इस तरह के वो करने को मना करती है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में पढ़ा, अब हम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर और वो सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अपील वपील का चक्कर आता है। तो यहाँ पर बोलता है स्टेट एंड नेशनल कमीशन हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनफेयर टू एनी कंज्यूमर बी टू बी नल एंड वाइड। मतलब अगर नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन को लगता है कोई सर्विसेज गलत प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या है, नल एंड वाइड का एक एग्जाम्पल दे सकता है, उदाहरण दे सकता है। द नेशनल कमीशन हैज पावर्स टू सेट असाइड एन ऑर्डर पास बाय द एक्स पार्टी बाय द आइदर डिस्ट्रिक्ट। तो नेशनल कमीशन को पावर है कि कोई अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, एक्स पार्टी मतलब एक पार्टी आई ही नहीं, तो उनको जो है वो कैंसिल करने का वो रखता है। कौन कौन कैंसिल करने का रखता है? बोलो स्टेट कौन रखता है? कमीशन नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन स्टेट स्टेट कमीशन एंड या नेशनल। नेशनल। ठीक है, नेशनल अच्छा कमीशन। अब एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई डिसीजन तो हो गया पहली बार। अब जब डिसीजन हो गया तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर कोर्ट में जाके अपील करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन। तो यहाँ पर क्या है, उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। विल नीड टू डिपॉजिट 50% ऑफ द अमाउंट फॉर द अपील टू बी एंटरटेन्ड बाय द, यानी यहाँ पर एक बात सुनना ध्यान से, स्टेट में अपील करना हो, नेशनल कमीशन में अपील करना हो, या कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। क्यों? कई बार नेशनल कमीशन के केस कहाँ जाते हैं? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और लोकल कोर्ट का नाम क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि उन्हीं के डिसीजन पे क्या होती है, अपील नहीं, होती है। क्योंकि वो जो डिस्ट्रिक्ट अपील फोरम है वो जाती है सिविल ना। कोर्ट की तरह काम कर रहे हैं ना, हाँ, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लोकल फोरम की कोर्ट। यूज होता है। डिसीजन कहाँ पे जाते हैं? हैं? सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपील करना रहा तो कहाँ पे? नेशनल वो कमीशन तो का लास्ट मामला हो हो, गया ना, वो तो लास्ट डिसीजन हो गया ना, देखो वो ऐसा पे है ना, कहाँ जाएगा? इधर देखो, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में गए, वहां से हार गए, तो आप कहाँ जाएंगे? स्टेट। स्टेट में जाएंगे। वहां से हार जाएंगे तो सेंट्रल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी हार गए तो आपके लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अपील के लिए एक बात देखो, अपील हमेशा इसके डिसीजन पे हो सकती है या इसके डिसीजन पे हो सकती है। यानी या तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आए और दूसरा स्टेट से कहाँ आए, नेशनल। कमीशन। तो दोनों ही स्टेप में कोई केस डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आएगा तो अपील होगी, कोई केस स्टेट से सेंटर में जाएगा तो अपील होगी। प्लस इसने एक बात और बोल दी कि ये जो सेंट्रल कमीशन है ये भी कहाँ जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो भी अपील की जा सकती है। ठीक है, तो इसने बोला अपील करेंगे तो आप कितना % जमा करेंगे? 50%। जितने का 50%। मामला है उसका 50% जमा करेंगे, उसका तभी आपकी बात 50%। सुनी जाएगी। ठीक है, इसमें नेशनल नेशनल कमीशन कहाँ गया सर? नेशनल ये सेंट्रल लिख दिया मैंने, ये नेशनल है, एन का मतलब नेशनल। ठीक है, चलो अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऑर्डर कर दिया, आप क्या करना चाहते हैं? अपील। तो इसमें कितना दिन लिखा हुआ है? 45 दिन। तो ये वाली अपील जो है कितने दिनों के अंदर हो जानी चाहिए? 45 दिन के। ठीक है, पर्सन में अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू द स्टेट। ठीक है, और स्टेट टू द स्टेट कहाँ कर सकता है? सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पे दिन कितने दे रहा है देखो, 45 डेज। ठीक है, अब हम नेशनल कमीशन में जा रहे हैं। नेशनल कमीशन में हमें कितना समय दे रहा है केवल?
30 30 दिन डेज। दे रहा है, ठीक है। जी और इन 30 दिनों को क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बताओ। किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है टाइम को। एक्सटेंड किया जा हाँ, सकता है। एक्सटेंड भी हो सकता है, जो नॉर्मल 30 दिन है उनको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और कुछ जिन मामलों में नेशनल कमीशन में जा सकते हैं, तो कौन सा है, या तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया हो, कोई ऑर्डर पास कर दिया हो, आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, ठीक है। एनी केस इन्वॉल्विंग है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपील और डेट, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सिर्फ कंज्यूमर मामले नहीं है, कुछ और भी बातें पॉइंट निकल के आए, तो जो पॉइंट निकल के आए उन पॉइंटों को सब्सटेंशियल क्वेश्चन के आंसर माना है। ऑर्डर पास इन अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन of law, appeal on that question. Any other substantial question of law is a case of involves such question of law. An order passed by ex parte by the, तो पहला पॉइंट तो ये है कि भैया स्टेट कमीशन के ऑर्डर पे अपील करने चले आए आप, और उनके जो कोई क्वेश्चन जो लगे थे उनको चैलेंज किया, या कोई ऐसा भी केस हो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपील ऑन दैट क्वेश्चन। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जिनके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए। हेयरिंग ऑफ अपील की बात आती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके लिए कितने दिन दे रखें, 90, ठीक ठीक है। अगर डिले है तो उसका रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द कंप्लेंट। नॉर्मली नो एडजॉर्नमेंट शुड बी ग्रांटेड एंड इफ ग्रांटेड फॉर रीजन रिकॉर्डेड, मतलब आमतौर पर दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट है, मान लिया एक जना चला गया, तो जब भी डेट लगेगी तो दोनों लोग आया करेंगे, दोनों लोग उस डेट में आएंगे। अगर ये छुट्टी मारता है तो ये मान जाएगा कि भैया ये गड़बड़ कर रहा है, इसलिए नो एडजस्टमेंट शुड बी ग्रांटेड, यानी नो एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो अब आती है बात नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन सिंपल है कि नेशनल कमीशन, हाँ, के उसको पूछ रहे थे ना आप लोग, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, 30 डेज। To the Supreme Court हाँ, within 30 हाँ, तो days. इसमें लिखा है कि अपील कर सकते हैं 30 दिन, ठीक है। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, अभी जो ऑर्डर आ जाते हैं इन ऑर्डर को कितने पक्के ऑर्डर होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। एवरी ऑर्डर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कमीशन इफ नो अपील इज मेड शैल बी फाइनल, यानी उसने जो लिखा हुआ है कि भैया ये जो झोपड़ी बनी हुई है इसमें दो आगे वाले खंभे कमजोर दे दिए आपने, इनको बदलो, तो वो बदलने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लिमिटेड पीरियड। तो लिमिटेड पीरियड होता है हमेशा फैक्ट हैज राइजन प्लस 2 years के बीच में आप कहा जा सकते हैं, कोर्ट। अब इसको सुनना जरा ध्यान से, फ्रैक्शन हैज राइजन, फ्रैक्शन हैज राइजन, राइजन, कोई मामला ऐसा उठ गया है तो उसमें जैसे कोई सामान खरीदा आपने 2009 में, खराब हुआ वो 2013 में, आपने अपील करी 2015 में, अगर डेटें सही हैं तो ये सही काम है, ठीक है। डायरेक्ट आप स्टेट वगैरह में, स्टेट या सेंट्रल कमीशन में नहीं जा सकते, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड कितना है, 2 साल फ्रॉम द फ्रैक्शन नहीं है, एक्शन है, एक्शन है सर वो, एक्शन है, एक्शन है, काज ऑफ एक्शन। एक्शन कि कॉज ऑफ एक्शन आपकी होगा जो सर, कहानी कॉज ऑफ किस्सा एक्शन। है, आपको आज किसी मशीन को इस्तेमाल करते समय खराबी महसूस हुई, तो जब आपको महसूस हो गई वहां से वो 2 महीने 2 साल गिने जाएंगे। तो सर इससे तो टाइमिंग होता होगा ना हर मशीन का एक
नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। मशीन हो। ऐसा है, मैं बताऊं, आपने एक मशीन खरीदी, मान लिया वॉशिंग मशीन खरीदी, क्या खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, उसमें 4 ईयर की क्या है, वारंटी है मान लिया, ठीक है। तो 4 साल की वारंटी है। अब वो आफ्टर 3 ईयर क्या हो गई, खराब हो गई, तो आपको पता भी लग गया कि खराब हो गई, तो यहां से लेकर के आप कितने, 2 साल, यानी जो भी समय आपका बीत चुका है और बचा हुआ है, तो एक तो बचा हुआ समय और 2 साल पूरे पूरे, इस बीच में आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या सॉरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल जो कमीशन है उनकी कंप्लेंट को करने जा सकते हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ, अब इन्होंने मान लिया कोई आदेश दे दिया, तो उसे मनवाया कैसे जाए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये डिक्री वर्ड सुन लेना, डिक्री वर्ड का मतलब होता है फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर। अब वो ऑर्डर बदले नहीं जाएंगे सिवाय किसके, अपील के। तो अगर अपील का भी समय निकल गया है फिर वो बदले नहीं जाते, ठीक है। अगर आप ये जो रूल था सेक्शन 72, इसका वायलेशन करते हैं, अगर आप सेक्शन 72 का वायलेशन करते हैं तो क्या होता है, मैं दिया नहीं है सेक्शन 72, ये दे रहा है 72 में, क्या दे रहा है देखो, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर आप नहीं मानोगे तो आपको सजा है। सजा क्या है, ए टर्म विच शैल बी नॉट लेस देन 1 मंथ बट 3 ईयर, 1 महीने से लेके 3 साल तक की आपको सजा हो सकती है, विच, और एक फाइन पड़ सकता है जो कम से कम कितने का होगा, 6,000। 5,000 का होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, नहीं सर, 25,000 की है सर। सर 25,000। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 25,000, बट कुछ और भी बढ़ा रखा है इसने क्या, मैक्सिमम 1 लाख। मैक्सिमम 1 लाख है। ये एक्सटेंडेड टू कितना, 1 लाख। 1 लाख तक जा सकता है, ठीक है। चलो, तो यही 72 है, यानी कोर्ट का क्या, ऑर्डर को ना मानना। इसमें 25,000 से लेकर के 1 लाख तक है, ठीक है। कमीशन हैज द पावर ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस इज डीम्ड टू बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अंडर द कोड ऑफ, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास के, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, इनके ट्रायल को
सुन सकते हैं। इज डीम टू बी ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर है तो अच्छा, इसमें बात आ रही है यहाँ पर, कमीशन को पावर है कि वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरह काम करे फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, जो शिकायतें हैं उनके ट्रायल में। इज डीम टू बी ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अंडर द कोड ऑफ, तो उसको ये माना जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास माना जाएगा, इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द ऑफेंस शैल बी, जज की तरह काम करेगा सर, है ना? कौन? हाँ, जज की तरह। किस समय पे? जब आप सेक्शन 72 का वायलेशन करेंगे तो, ठीक है। और मान लिया 72 यानी कि आपने कोई आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया कि भैया आपने ये चीज नहीं करी, ठीक है, तो उसके बाद भी क्या की जा सकती है? 30 दिनों की अपील की जा सकती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ केसेस में क्या है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बंदा कहता है मुझे यहां नहीं सुनने हैं, ठीक है, या कोर्ट को लगता है कि भैया ये मैटर एक जो चंडीगढ़ में चल रहा है, एक जो हरियाणा, एक मान लिया उत्तराखंड में चल रहा है, ये दोनों एक ही से कनेक्टेड हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है? एक साथ कर सकती है। द एप्लीकेशन ऑफ ए एक ही जगह बुला कंप्लेनेंट, सकती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एनी, देखो इसमें लिखा हुआ एप्लीकेंट की तरफ से, मे बी ट्रांसफर टू एनी स्टेज, कौन? बाई ए स्टेट कमीशन फ्रॉम, तो स्टेट कमीशन को पावर है कि डिस्ट्रिक्ट के अदला बदली कर सकती है। नेशनल कमीशन को पावर है कि फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट फोरम टू द वन स्टेट टू ए डिस्टेंस फोरम अदर स्टेट, यानी मान लिया अगर उत्तराखंड में एक आपका सोसाइटी है, एक ऑफिस उसका ये है और एक ऑफिस आपका चेन्नई में है, दूसरा ऑफिस उसका ये, और आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं? क्लब कर सकते हैं, इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट फोरम टू द वन स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट फोरम अदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट कमीशन टू अदर स्टेट कमीशन। स्टेट में भी प्योरली स्टेट टू स्टेट है, प्योरली डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है, और प्योरली एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा अगर झूठी मूठी कंप्लेंट कर दे, फ्रिवलेस वेक्सियस कंप्लेंट कर दे और कोर्ट को पता लग जाए कि गड़बड़ है, ये झूठी मूठी कर रखी है, तो कितने का फाइन रखा हुआ उसने? 10,000। 10,000, ठीक है। डिजिटाइजेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, तो आजकल जो भी कोर्ट में हो रहा है, ई फाइलिंग टाइप हो रहा है, सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है। पावर ऑफ रिव्यू, जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसने कहा विद इन द पावर ऑफ द रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर इज सेट असाइड ऑफ एरर्स इफ एनी एप्लीकेशन फाइल्ड विद इन 30 डे ऑफ सच ऑर्डर। तो इसने बोला हुआ है कि रिव्यू किया जाता है, लेकिन रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन कितने दिनों में देनी होगी आपको? 30 दिन। 30 दिन में, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेकन गुड फेथ, तो कोई अगर गुड फेथ में काम कर रहा तो उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। एनी ऑफिसर एम्प्लॉय और द पर्सन फॉर एनी कॉज डन इन गुड फेथ इन परसुएंस ऑफ द एक्ट और अंडर एनी रूल और देयर, ठीक है। तो इसको अगली सीटिंग में हम लोग पूरा करेंगे, और इसको अगली वाली सीटिंग में एक बार हल्का सा इसको क्या करेंगे, रिवाइज भी कर देंगे, ठीक है। इसमें भी आपको सर वो फैक्ट जो कमीशन वाला जो फैक्ट आया ना, वो सारा एक हाँ। बार रिवाइज करना होगा सर। कौन सा वाला? जितना कमीशन, वो कमीशन हाँ, डेज वो वगैरह है ना, जो कितने कल दिन हम में, लोग कितने करेंगे, दिन में।
हाँ कल जब करेंगे एक बार ना, ठीक है, हम्म, तो तब उसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। यस यस सर और बाकी जो है देखो, इतना बड़ा चैप्टर उन्होंने दिया हुआ है, तो खाली मूली तो दिया नहीं होगा, है ना। आपको चाहिए कि आसान चैप्टर को चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, पक्के करो। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, 1 या 2 क्वेश्चन तो इसमें पक्के हैं और आप उनको पूरा भी